नमस्कार। आज का विषय प्रारंभ करने के पूर्व में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य में एक राजा था, बड़ा ही धर्मपरायण, प्रजावत्सल, अपनी जनता की बड़ी सेवा करने वाला, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमेशा प्रयत्न करने वाला, बड़ा बलशाली, उसने अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रखा था। अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र को, राजकुमार को, राजगद्दी पे बिठाया जाता है। अब राजगद्दी पर बैठने के बाद राजकुमार ने एक नया प्रशासनिक ढांचा अपने पिता के इतर गठित किया। लेकिन राजकुमार भी अपने पिता की तरह बड़ा ही धर्मपरायण, प्रजावत्सल, प्रजा की सेवा करने वाला, उनके जीवन स्तर में उत्तरोत्तर विकास करने वाला, शांति प्रिय और कुशल योद्धा, सारे पिता से गुण के समान गुण थे। कुछ तो पिता से अच्छे गुण थे। राज्य चारों ओर शांति में और प्रगति में आगे बढ़ रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके गुप्तचर और उसके दरबार के मंत्री आकर कुछ खबरें देते हैं कि महाराज, हमारे राज्य में यह अफवाह उड़ी हुई है कि हमारे राज्य का जो राजकीय कोष है, खजाना है, वह खाली हो गया है। फिर एक खुफिया जानकारी आती है कि महाराज, जनता के बीच में यह अफवाह फैली हुई है कि हमारे पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। फिर एक कुछ दिनों बाद अफवाह उड़ती है जनता के बीच में कि हमारे जो महाराज हैं, उनका स्वास्थ्य बड़ा चिंताजनक स्थिति में चल रहा है, जबकि सब कुछ सही चल रहा था। तो राजा बड़ा परेशान कि आखिर हो क्या रहा है, राज्य में घट क्या रहा है, जबकि राज्य में चारों ओर शांति है, प्रगति है, विकास है, समृद्धि है, हर व्यक्ति का जीवन स्तर सुधर रहा है, धार्मिक भावनाएं चरमोत्कर्ष पे हैं, सभी अपनी भावनाओं को सरलता से हर जगह इधर से उधर कह सकते हैं। फिर ये हो क्या रहा है? इस चीज का निष्कर्ष निकालने के लिए अपने प्रमुख सलाहकारों को अपने पास राजा बुलाता है। पता करो कि ये घट कहां से रहा है, ये अफवाहें उड़ कहां से रही है। तो कई दिनों के चिंतन मनन के बाद ये निष्कर्ष निकला कि महाराज, हमारे राज्य में तथा राज्य के बाहर कुछ ऐसे प्रभावशाली तत्वों का एक संगठन है जो हमेशा से, पूर्व के आपके महाराज के समय से भी, अपनी नीतियों और अपनी प्रभुसत्ता को स्थायी करने के लिए या अपने विचारों को राज्य के ऊपर थोपने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और वह एक ऐसा वातावरण का निर्माण करते हैं जिसमें उनके द्वारा बनाई हुई नीतियां या बातें या विचारधारा कुछ दिनों बाद राज्य के लोगों के द्वारा माना जाता है, राज्य की सरकारों के द्वारा माना जाता है। तो उस समय की प्राचीन काल की ये बातें आज भी चल रही हैं। आज का मेरा विषय ही यह है, जो पिछले कुछ दिनों से इतना प्रासंगिक हो गया है, आम जनता की बोलचाल की भाषा में आ गया है। लेकिन वास्तव में यह है क्या, इस पर गौर करना बड़ा आवश्यक है। चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे कहीं भी हो, इस प्रकार का जो वर्ग है आज भी अपनी प्रभुसत्ता के लिए दूसरे देशों में, अपने देश में स्थिरता फैलाने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता। मेरा आज का विषय ही है, और मेरा आज का विषय उठाने का मूल उद्देश्य यही है कि आखिर हम लोग जाने तो कि ये है क्या,
यह है डीप स्टेट। लगता है ना, हॉलीवुड मूवी का नाम डीप स्टेट। पिछले कई दिनों से हम यह नाम एक बड़े सामान्य रूप से सुन रहे हैं। अभी जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तब भी इस शब्द का जिक्र हुआ था। अमेरिका के चुनावों में, पिछले चुनावों में इस शब्द का भरपूर उपयोग हुआ है, बार बार लिया गया है। खासकर वर्तमान राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा तो भरपूर रूप से लिया जाता है कि अमेरिका में डीप स्टेट सक्रिय है और उन्हें, उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को स्थिर करने के निरंतर प्रयास कर रही है। भारत के पिछले लोकसभा चुनाव में डीप स्टेट का बहुत उल्लेख किया गया कि कहीं न कहीं भारत के लोकसभा चुनावों में जो वर्तमान सरकार है उसको स्थिर करने के लिए या उसको कमजोर करने के डीप स्टेट के भरपूर प्रयास हुए हैं। यह स्थानीय स्तर पर भी है और विदेशी डीप स्टेट भी है। तो आखिर डीप स्टेट है क्या? सामान्य तौर पर यह अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में इसका बार बार नाम लिया जाता है। यह वो लोग या वो व्यक्तियों के समूह होते हैं जिनके पास कोई वैधानिक शक्तियां नहीं होती हैं, लेकिन इनका प्रभुत्व इतना होता है, इनकी आंतरिक शक्तियां इतनी होती है, इनकी फॉलोइंग इतनी होती है कि वे उस राज्य में या उस व्यक्ति को प्रभावित करने में कारगर रहती है। ये लोग या वे समूह उस राज्य में नीति निर्माण में पर्दे के पीछे रह के अपनी महती भूमिका निभाते हैं। ये समूह या व्यक्ति उस राज्य और उस राज्य के प्रशासक की छवि को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ये छवि बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो आखिर डीप स्टेट का इस आधुनिक काल में प्रथम बार उल्लेख कब हुआ था? ये एकेडमिक पर्पज से है। तो इसका जो उल्लेख है वो शुरुआत आधुनिक काल में, इसका शुरुआत होती है 1923 में, जब तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य वह अपने अंतिम समय में चल रहा था। तो उस समय के जो प्रमुख थे, मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने उस अंतिम समय के ऑटोमन साम्राज्य पे अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए तुर्की के अभिजात वर्ग, सैनिक वर्ग का सहायता ली, तो इसमें वो सफल रहा और जिसका इन अभिजात वर्गों, इन सैनिक शक्तियों का बहुत लंबे समय तक असर रहा। लेकिन 1990 के दशक में जब कुर्दिश पार्टी के दमन के लिए वहां की सरकार ने इस प्रकार के अभिजात वर्ग, सैनिक वर्ग का और प्रभावशील लोगों का उपयोग किया, जिसमें वे सफल रहे। तो जो डीप स्टेट है उसकी जो टर्मिनोलॉजी आती है वो तुर्की शब्द से आती है, वह है डेरिन डेवलेट। वास्तविकता में जो डीप स्टेट शब्द है वो डेरिन डेवलेट से निकला है। तो ये जो डीप स्टेट है इसने हमेशा से उस राज्य के शासन व्यवस्था तथा वहां के प्रमुखों के चरित्र निर्माण और चरित्र हनन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो क्या ये डीप स्टेट हमेशा नकारात्मक भूमिका में रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो डीप स्टेट रहते हैं एक विशेष प्रकार की मानसिकता के होते हैं। अगर उस प्रकार की मानसिकता का शासन है या व्यक्ति है तो उसके महिमा मंडन करने में भी कोई कसर नहीं अपनाते। लेकिन अगर उस राज्य में, उस देश में, उस शासन व्यवस्था में अगर इस डीप स्टेट के विरोध की आइडियोलॉजी का व्यक्ति है या शासन व्यवस्था है तो उसे निरंतर वह स्थिर करने का प्रयास करते रहते हैं। कई देश ऐसे हैं जिसकी खुफिया एजेंसियां, संस्थाएं हैं जो पूरे विश्व में इसका काम कर रही है।
मेरा उद्देश्य कभी भी विवाद पैदा करना नहीं है, लेकिन एक विश्व के सबसे ताकतवर देश की जो खुफिया एजेंसी है, उसने कई अफ्रीकन राष्ट्रों में, सोमालिया हुए, इक्वाडोर हुए, वियतनाम हुए, ईरान हुए, ग्वाटेमाला हुए, डोमिनिक स्टेट्स हुए, उसमें सत्ता परिवर्तन और अपने मनमाफिक सत्ता को स्थापित करने का हमेशा प्रयास किया और जिसमें वे सफल हुए। हालांकि मैं पाकिस्तान का कभी उदाहरण नहीं लेता हूं, लेकिन जब पिछली इमरान खान की सरकार थी, जब इमरान खान को अपदस्थ किया गया, तो वे हमेशा कहते थे कि अमेरिका का डीप स्टेट और वहाँ की वहाँ की खुफिया एजेंसी ने मुझे अपदस्थ किया है या फिर प्रयास कर रही है। ये मैं नहीं कहता, ऑन रिकॉर्ड है स्टेटमेंट। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में क्या हुआ? एक अच्छी भली सरकार चल रही थी, बांग्लादेश जैसे देश की जीडीपी कई बड़े राष्ट्रों से अच्छी थी, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ? ये सब डीप स्टेट का कारनामा है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को वहां पर आंतरिक विद्रोह उत्पन्न करके हटा दिया गया और अपने डमी व्यक्ति को बिठा दिए गए। इसमें क्या है? उस डीप स्टेट का अपना एजेंडा चलाने का एक तरीका मात्र है, अपनी फ्यूचर की योजनाओं को स्थापित कराने का तरीका मात्र है। भारत में क्या होता है या पिछले कुछ दिनों से क्या सुनने में आ रहा है? पिछले लोकसभा चुनावों में भारत की जो तत्कालीन सरकार है, उसको अस्थिर करने के लिए या कम की शक्ति को कम करने के लिए क्या प्रयास नहीं किए गए। मैं एक व्यक्ति और उसकी संस्था का उदाहरण देता हूं, जॉर्ज सोरोस, एक 94-95 साल का हंगेरियन अमेरिकन मूल का इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस टाइकून, जो कहता है कि मेरे में सामर्थ्य है, मैं कई देशों की सत्ता को परिवर्तित कर सकता हूं। ऐसे ही होते हैं डीप स्टेट। इनके उद्देश्य क्या होते हैं, इनकी सोच क्या होती है, इस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जॉर्ज सोरोस का नाम बार बार आता था। हमने कई मीडिया डिबेट्स में इस नाम को सुना है कि इसने भारत की सरकार को स्थिर करने के बहुत प्रयास किए। यह हंगेरियन अमेरिकन मूल का इंडस्ट्रियलिस्ट जॉर्ज सोरोस अपने आप को एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट समझता है। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो एक टूल लगता है, एक गिरोह का टूल है मात्र। इस जॉर्ज सोरोस ने अपनी एक संस्था का निर्माण किया था, इसका नाम था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। जॉर्ज सोरोस के द्वारा एक संस्था स्थापित की गई थी, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो मूलतः इसका जो नामकरण है जॉर्ज पोपर ने 1945 इनकी किताब थी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, उससे प्रभावित होकर लिया गया था। एक बार फिर दोहराता हूं, इस किताब का नाम था ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। तो आखिर ये जॉर्ज सोरोस जैसी डीप स्टेट करते क्या हैं? ये देश के और उसके सिस्टम की कमियों को सबसे पहले वॉच करते हैं। चाहे कोई सा भी देश हो, उसके सिस्टम में कुछ न कुछ खामियां रहती है, खासकर विकासशील और अल्प विकसित देशों पे। गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, अल्पसंख्यकों और धार्मिक समस्याएं होती हैं, अन्य कई वाद विवाद होते हैं, पर्यावरण जैसी समस्याएं होती है। तो ये इस प्रकार की जो संस्थाएं रहती हैं, डीप स्टेट रहती हैं, इस प्रकार की किसी भी देश या सिस्टम की खामियों को पहले वॉच करते हैं और उस पर काम करते हैं। इन खामियों से, इन समस्याओं से जो लोग पीड़ित रहते हैं, शोषित रहते हैं, अब कोई व्यक्ति है समस्याओं से पीड़ित है, उसका प्रमुख उद्देश्य रहता है कि इन समस्याओं से निजात पाया जाए, किसी भी तरीके से निजात पाया जाए। तो इस प्रकार के लोगों या समूहों को चिन्हित किया जाता है, उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हेल्प की जाती है और अपने विचारों से परिचित किया जाता है। जब इस प्रकार का डीप स्टेट इस प्रकार के लोगों और उसके समूहों को संतुष्ट कर देता है तथा इस
तो फिर उनमें अपने विचारों को पहुंचाने के लिए काम करना चालू करता है। मानव जो होता है एक गीली मिट्टी के समान होता है। जब वो बर्तन निर्माण के जगह पे आता है तो आप अपने हाथ से उसे कोई भी रूप दे सकते हैं। यही होता है। पिछले कुछ दशकों में हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि भारत में विदेशी डीप स्टेट जो है वो गहराई से पेट किए हुए और काम करता है। मैं किसी प्रकार के आंदोलन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन भारत में पिछले 5-6 सालों में कई ऐसे बड़े आंदोलन हुए जिसने भारत को स्थिर करने का बहुत प्रयास किया है। भारत में मिडिल क्लास, किसानों आदि की समस्या आज से नहीं है। इन समस्याओं के निदान के लिए शुरुआत से आजादी के बाद की सारी सरकारों ने कुछ न कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन इस प्रकार के असंतोष का उपयोग कर ये डीप स्टेट देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास करता है। तो पिछले कुछ दिनों में भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जिसने भारत में स्थिर करने के बार बार प्रयास किए गए, जो अभी तक जारी है। धार्मिक संस्थाओं को एक्टिवेट किया गया, अल्पसंख्यक संस्थाओं को एक्टिवेट किया गया। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन क्या था? कम्युनिस्ट एक विचारधारा है, लेकिन एक सशस्त्र कम्युनिस्ट आंदोलन जब अग्रसर हुआ तो उसने अपना एक विध्वंसक रूप अपना लिया। आज भी देश के कुछ राज्य इससे पीड़ित है, लेकिन हमारी सरकारों ने इस पे कठोरता से नियंत्रण स्थापित किया है। तो ये इस प्रकार की डीप स्टेट है। किसी भी देश के राजनीतिक दलों, राजनीतिक संस्थाओं, मीडिया समूहों, लेखकों, जिनके विचार प्रभावशील होते हैं, समाज को प्रभावित करते हैं, खासकर एनजीओस। हमने देखने में आया है कि एनजीओस को इन डीप स्टेट के द्वारा अघोषित फंडिंग की जाती है, और इस फंडिंग का उपयोग करके वे इन डीप स्टेट्स के जो विचार है, उनकी जो इच्छा है, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यही है डीप स्टेट। इसकी एक घटना मुझे याद आती है कि डीप स्टेट कितना प्रभावशील रहता है। यह बात है 1962 की। बात बहुत पुरानी है, लेकिन हमारा जो हर वीडियो रहता है वो एक एकेडमिक पर्पज से रहता है। 1962 में एक घटना घटी जिसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से कहा जाता है। तो ये घटना थी क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ तब पूरी दुनिया विशेषकर दो धड़ों में बट गई। यूएसएसआर जो आज का रूस कहलाता है, और अमेरिका का धड़ा। ये दोनों धड़े अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। तो इस शीत युद्ध के काल में जो पूरा विश्व है इन दो ध्रुवों में बट गया। इसी की परिणति था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिडेल कास्ट्रो और अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। तो आखिर हुआ क्या कि जो क्यूबा था इन दोनों महाशक्तियों, इन दोनों ध्रुवों के बीच में फंस गया। लेकिन क्यूबा का जो झुकाव था वो उस समय के यूएसएसआर के पक्ष में ज्यादा था। तो यूएसएसआर क्यूबा को मजबूत करने के लिए, उसके आयुध भंडारों को बढ़ाने के लिए, उनकी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा। जब जॉन एफ कैनेडी को उनकी खुफिया एजेंसी और संस्थानों के द्वारा बताया गया कि आज की तारीख में यूएसएसआर जो है वो क्यूबा को इतना मजबूत कर रहा है कि वह अमेरिका के लिए नुकसानदेह है। उस समय की तत्कालीन कैनेडी सरकार इसको गंभीरता से वाच कर रही थी। लेकिन जब आखिरी में खुफिया एजेंसी ने जॉन एफ कैनेडी को संबोधित करते हुए यह बताया कि क्यूबा पर अटैक करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। जब
जॉन एफ कैनेडी अपना अंतिम निर्णय क्यूबा पर अटैक करने का लेने ही वाले थे। इतने में क्या होता है, एक छोटी सी घटना घटती है कि जॉन एफ कैनेडी उठते हैं और जॉर्ज टाउन की एक कॉकटेल पार्टी में चले जाते हैं। सारी खुफिया एजेंसी और सारे सैन्य प्रतिष्ठान तैयार, लेकिन कैनेडी जो है वो जॉर्ज टाउन की एक कॉकटेल पार्टी में चले जाते हैं और इस कॉकटेल पार्टी में अमेरिका के सबसे प्रभुत्वशाली लोग उपस्थित रहते हैं। जब वहां से आते हैं तो सैन्य हमले का प्लान जॉन एफ कैनेडी कैंसिल करते हैं और एक नया निर्णय लेते हैं कि क्यों ना क्यूबा को पहले सामरिक रूप से घेरा जाए, प्रतिबंधित किया जाए। और यही हुआ, डायरेक्ट अटैक की जगह क्यूबा को घेरा गया, उस पर दबाव बनाया गया। इसकी परिणति क्या हुई? डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिव किया गया, संवाद किया गया यूएसएसआर के साथ। इसकी परिणति क्या हुई? रिजल्ट क्या हुआ कि युद्ध नहीं हुआ, क्यूबा बीच में फंस गया और अमेरिका और यूएसएसआर दोनों अलग हो गए, इस विषय से ही अलग हो गए। तो यह था 1962 की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो ये जो डीप स्टेट है यह निरंतर विकासशील और अल्प विकसित देशों में एक्टिव रहता है और इस पर अपनी मनमाफिक की सरकारों को स्थापित करने के निरंतर प्रयास करता रहता है। एजेंडा एक ही रहता है कि हमारी विचारधारा की सरकारें हो, जिसमें हमारे राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक हित हो। कहीं ना कहीं उनकी विस्तारवादी नीति और सामरिक नीति उस देश के द्वारा मानी जाए। भारत में भी यही होने का प्रयास, यही करने का प्रयास निरंतर किया जाता है। अभी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा पे थे तब इस चीज का उल्लेख हुआ था। जब ट्रंप साहब ने बोला था कि हमारा डीप स्टेट आपके लोकसभा चुनाव में एक्टिव नहीं था, पहले बोला था एक्टिव था। तो कहीं ना कहीं ये संपन्न राष्ट्र जो है और उस देश की संपन्न शक्तियां हैं, अपनी नीतियों को स्थापित करने के लिए, अपने मनमर्जी नीतियां बनाने के लिए सत्ता प्रतिष्ठानों को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। मेरा आज का जो वीडियो बनाने का कारण ही ये था कि हर व्यक्ति समझे कि वास्तव में हमें जो दिखता है वह प्रायोजित होता है, किन्हीं संस्थाओं या लोगों के द्वारा मोटिवेटेड होता है। अतः हमें हर खबरों का बिना आकलन किए अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये जो डीप स्टेट है हमारे एशिया और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जिसमें कई बड़े शक्तिशाली देशों की सैन्य शक्तियाँ, खुफिया एजेंसियाँ, वहाँ के प्रभुत्वशाली लोगों का समूह, उद्योगपतियों का समूह, विचारकों का समूह, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, सभी एक्टिवेट हैं। अतः हमें सतर्क रहना चाहिए और हर न्यूज़ को गंभीरता से सुनना चाहिए। धन्यवाद।